केमिकल बॉन्डिंग से नीट एग्ज़ाम में लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम क्या स्टडी करते हैं? हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड के बारे में स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुए। बहुत सारी थ्योरीज आई, उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनमें सबसे पहले जो है वो ऑक्टेट रूल आता है। इसको कॉसेल और लुइस ने दिया था। ये कहते हैं कि एवरी एलिमेंट इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल ट्राई टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकता है भाई? 8 या तो लूज़ करेगा, गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा दूसरे एटम के साथ। अब हम बात करते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो ये बॉन्ड होता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। इसी को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड तब होता है जब दो एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। और डबल बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो पेयर बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जब दो एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा। ठीक है। एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड इन दिस बॉन्ड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द एटम बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। ठीक है, कोई एक एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन दोनों एटम उसको शेयर करेंगे, तब जाके जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई हेडेड एरो। ठीक है, ऐसा एरो लगाएंगे हम, और ये पॉइंट करेगा, पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर एटम। हमने ओजोन मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे जाने? तो उसके लिए आप जानो कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन कितना होता है भाई? सब जानते हैं 6 होता है। इस स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके पास ये हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और ये 3 बॉन्ड बना रहा है। ये 2 बॉन्ड इस तरीके से, ये कोवलेंट बॉन्ड हमें दिखाए हुए हैं। तो एक बॉन्ड में अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ऑक्सीजन का, एक इधर है शेयरिंग करने में, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो अब ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फिर आता है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बनता है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड में Na+ है और Cl- है। Na+ होने से क्या है भाई, ये 2,8 एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये 2,8,8 हो गया, मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही बॉन्डिंग होती है। फैक्टर्स की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जो है दोनों एटम के बीच में क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। आप जानते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। और लो किसकी होती है? एल्कली मेटल की, जैसे कि सोडियम है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा हाई किसकी होती है? हेलोजेंस की, जो यहाँ पर है क्लोरीन। अब बात करें भाई लैटिस एनर्जी। जब भी कोई कैटाइन एनाइन बन जाता है, देखो अगर कोई कैटाइन है, जैसे Na+ की बात करें, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह पे नहीं है, बल्कि ये उस एटम के चारों तरफ है। ऐसे ही क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो भी क्या है? इस तरीके से स्फेरिकल है। तो जो एक कैटाइन है बहुत सारे एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से। बहुत सारे एनाइंस को अट्रैक्ट करेगा, और जो एनाइन है वो बहुत सारे कैटाइंस को अट्रैक्ट करेगा।
अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होगा, अपोजिट चार्ज के बीच में कूलम्बिक फोर्स होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैटाइन एनाइन पास में आ जाएंगे और क्या बना देंगे भाई, ये बना देंगे एक क्रिस्टल लैटिस। और जहाँ पर भी क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो वहाँ पे एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी का नाम क्या है यहाँ पर, लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर उस लैटिस को हमें ब्रेक करना हो तो फिर से सेम अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन दो तरीके से कर सकते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस साइंस। जब इसको इतना गर्म करें कि ये अपने गैसियस साइंस में अलग हो जाएं, तो उस एनर्जी का नाम होगा लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी भाई, लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी चार्ज पे और साइज पे। चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ही ज़्यादा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज, मोर द चार्ज मोर द लैटिस एनर्जी। और साइज छोटा होगा तो जो एटम्स हैं, जो आयन्स हैं, दे विल कम क्लोजर, और पास पास आ जाएंगे तो उनमें कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2- है। NaCl में सोडियम के ऊपर 1+ है और Cl के ऊपर 1- है। तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम देख लेते हैं। ये जो लैटिस एनर्जी है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो देखिए, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। दूसरा, सॉल्युबिलिटी। लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो हमारा जो क्रिस्टल है वो स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबल होगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। इसलिए ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अब बात करें भाई हम, जो ऑक्टेट रूल है, भाई ऐसा तो नहीं है कि ऑक्टेट रूल से ही आप सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाएँ। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का बनना, भाई ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई 4 ही बॉन्ड बनेंगे, ना कम बनेंगे ना ज़्यादा बनेंगे। लेकिन LiCl में 1 बॉन्ड बन रहा है, BeCl2 में 2 बॉन्ड हैं, और BeCl3 में 3 बॉन्ड हैं, और इनके पास कोई लोन पेयर भी नहीं होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं इनमें ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। दूसरे वो कंपाउंड हैं सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, जो 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे PCl5 में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, SF6 में सल्फर 6, IF7 में आयोडीन 7 बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक्सेप्शन हो गए। कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस, भाई जो नोबल गैस है वो कंपाउंड बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ऑक्टेट वाले कि भी इनका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है, लेकिन इनके कंपाउंड पाए गए। जब इनके कंपाउंड बन गए मतलब एक्सेप्शन हो गया। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, जो NO होता है, NO2 होता है, अगर आप इसमें ना टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो तो NO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ भाई। NO में इलेक्ट्रॉन आएंगे 7 + 8 = 15। तो ये तो ऑड नंबर हो गया भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इनमें ऑक्टेट पूरा होने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑक्टेट तो क्या है, एक 8 मतलब इवन नंबर है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन शेप, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। इनको एक्सप्लेन करने के लिए आगे थ्योरी आई, BACPR थ्योरी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस ही वीडियो में। इस चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड का ही हम मेनली पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं। अगर जहाँ कोवलेंट बॉन्ड है तो वहाँ बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स होंगे। क्या पैरामीटर होंगे, जैसे बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी भी, साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करेगी। देखो इस तरीके से देखो, ये अगर छोटे छोटे हमारे एटम हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना है, और एक हमने ले लिया ये बड़े साइज़ का एटम, और बॉन्ड लेंथ ये डिस्टेंस होती है, बॉन्ड लेंथ होती है दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बॉन्ड लेंथ है। अगर यहाँ पर हम D से रिप्रेजेंट करें और यहाँ D' से, तो आप बता सकते हो कि D' इज़ ग्रेटर देन D, मतलब बॉन्ड लेंथ साइज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया ये HBr और HCl। तो HBr में ब्रोमीन लार्ज साइज का है, इसलिए बॉन्ड लेंथ HBr की ज़्यादा होगी HCl से।
दूसरा पॉइंट है इन्वर्सली रिलेटेड टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है, वो क्लोजर आ जाते हैं और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्वर्सली रिलेटेड। फिर बात करें बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो ऑर्बिटल, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में ही रहता है, तो उन ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ रेगुलर ज्योमेट्री ली है, जैसे लीनियर कब होती है, जब एक स्ट्रेट लाइन में एटम्स जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई, ये होगा 180 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे दिखाई गई है, सेंटर में एक एटम है, जैसे सीलिंग फैन देख रहे हो भाई आप अपने रूम में भी, तो सीलिंग फैन देख रहे हो तो क्या है, जो मान लो बी क्या है भाई, मोटर है, और जो क्लोरीन लगे ना ऐसे बॉन्ड बनाते हुए, ये आपके ब्लेड हैं उस फैन के। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहाँ पे होगा 120 डिग्री। 120 डिग्री के 1 2 3 3 हो जाएंगे। 4 एटम हैं तो इस तरीके से टेट्राहेड्रली वो आपस में अटैच होते हैं सेंट्रल एटम कार्बन के साथ। यहाँ पे कार्बन लिया है, हाइड्रोजन। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 5 बॉन्ड बनते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। फॉस्फोरस है, यहाँ पर ये जो 3 क्लोरीन है ना, इस तरीके से जो दिखाए हैं, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है। तो जो प्लेन में है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे, जो प्लेन के ऊपर है वो प्लेन वाले के साथ क्या बनाएगा भाई, 90 डिग्री। ये जो बॉन्ड है ऊपर नीचे जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। और जो इस तरीके से प्लेन में दिखाए गए हैं 3 बॉन्ड, इनका नाम क्या होता है, इक्वेटोरियल। ये जानना चाहिए हमें। बॉन्ड एंगल क्या क्या होंगे, 90 डिग्री, 120 और एक 180 भी होगा। 180 कहाँ होगा, जो एक्सियल है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके बीच में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा। फिर जब 6 बॉन्ड होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो 4 तो ये रहते हुए एक प्लेन में ना, इस तरीके से एक स्क्वायर बन जाता है मिलाओ तो। ये 4 बॉन्ड है, ये एक प्लेन में है चारों, एक प्लेन के ऊपर हो गया, एक प्लेन के नीचे हो गया। बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और आमने सामने वाले जो बनाएंगे वो 180 बनाएंगे। फिर आता है पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो पेंटागोनल 5 बॉन्ड एक प्लेन में है, ऐसे पेंटागोन बन रहा है ना, तो पेंटागोनल नाम हो गया। 5 बॉन्ड ये हो गए, 2 3 4 और ये 5। और देखिए जो एक बॉन्ड है ना, ये प्लेन के ऊपर है, ब्लू कलर से दिखाया, और एक प्लेन के नीचे है। तो बॉन्ड एंगल क्या क्या हो जाएंगे, जो प्लेन में है, जैसे ये वाला बॉन्ड है ये, तो यहाँ पर 72 डिग्री के 5 हो जाएंगे। जो प्लेन के ऊपर है वो प्लेन वाले के साथ 90 डिग्री के बनाएगा, और ऊपर नीचे वाले 2 एक्सियल जो हैं ये बनाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से 3 तरह के बॉन्ड एंगल हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डेफिनेटली हर बार एक क्वेश्चन आता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है वो है बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो सिंपली वर्ड्स में हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, नाइट्रोजन में 3 हो गए। जितने बॉन्ड हैं वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। बॉन्ड एनर्जी है भाई, बॉन्ड को तोड़ने में लगी एनर्जी। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, सिंगल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, और डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गर है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। देखिए याद रखो, स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ये याद रखो आप। तो बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली हो गई। इसके बाद बात करते हैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक दोनों में आता है, तो इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों में ही डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस का सिंपल डेफिनेशन ये है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब ये कैसे पहचान होगी कॉन्जुगेशन है या नहीं, तो देखो इसका पहचान ये है कि जहाँ पर इस तरीके से ये बॉन्ड हों, जैसे 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, या फिर मतलब एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो रहा है, यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज भी है, तो इस तरीके से डीलोकेलाइजेशन होगा, मतलब रेजोनेंस हो जाएगा। हमें इस इनऑर्गेनिक में ज़रूरत पड़ती है, अभी किस बात की पड़ती है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। तो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है।
कैसे निकालेंगे? टोटल बॉन्ड्स काउंट करो, टोटल एटम्स काउंट करो अटैच टू सेंट्रल एटम। जैसे हम कार्बोनेट आयन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिया है इसकी बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, सेंट्रल एटम कार्बन से 4 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 4, और कितने एटम लगे हुए हैं 3 ऑक्सीजन, तो 4/3 1.33 आ गया। ये सल्फेट आयन दिया हुआ है तो सल्फर से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं 6, और कितने एटम ऑक्सीजन जुड़े हैं 4, 6/4 1.5 आ गया। फॉस्फेट आयन कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं 5/4 ऑक्सीजन 1.25 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। फिर बात आती है पोलैरिटी क्या है। तो देखो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो इसे नॉन पोलर कहते हैं। लेकिन अगर 2 डिफरेंट एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे क्लोरीन है, और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। डेल माइनस दिखाते हैं, मतलब है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ चार्ज डेवलप होता है उसे पोलर बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है? तो ये पोलैरिटी का मेजरमेंट है। पोलैरिटी कम है ज़्यादा कैसे जानोगे? तो डाइपोल मोमेंट बताएगा। क्या होता है ये? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, मतलब म्यू इसका सिंबल है, म्यू बराबर Q/D। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यूनिट क्या है? डिवाई इसकी यूनिट होती है, और 1 डिवाई बराबर होता है ये इस तरीके से 3.33 10⁻³ कूलम मीटर। कूलम मीटर ऐसा यूनिट है इसकी। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस हेडेड एरो से। तो हेडेड एरो बना हो, इसके पीछे ये क्रॉस लगा दो, और इसका पॉइंट किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर, इसकी तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट ऑफ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बताने जा रहा हूँ। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन सा होगा? कि जब सेंट्रल एटम से सारे एक जैसे एटम जुड़े हों, लोन पेयर ना हो, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। उसका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है, और जिसका 0 हो उसे बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे BeCl2 PCl5 सारे सेम एटम जुड़े हुए हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज नॉन जीरो। अनसिमेट्रिकल कौन से आएंगे? जहाँ पर मान लो सेंट्रल एटम से 2 तरह के एटम जुड़े हैं, या फिर सेंट्रल एटम से जो है एटम भी जुड़े हैं और लोन पेयर भी है सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, इसके 1-2 एक्सेप्शन है, बाकी सब चल जाता है। वो सब क्या होते हैं? उनका डाइपोल मोमेंट अनसिमेट्रिकल का होता है नॉन जीरो, और उन्हें बोलते हैं पोलर। SF4, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, वाटर एट्सेट्रा। डाइपोल मोमेंट जो है ये वही डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल पर। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वही कितना होगा 180 डिग्री के आसपास। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर 120 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा ये होगा 60 डिग्री। तो आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हो गया डाइपोल मोमेंट का। फिर आता है भाई फजांस रूल। ये कहते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंट नेचर होता है। नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक, इट हैज़ सम कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इसके लिए बस एक ही सेंटेंस याद रखो। क्या याद रखो भी? स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन, हाई चार्ज ऑन आइन, फेवर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कैटाइन स्मॉलर है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, एनाइन लार्ज है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, और अगर दोनों ही आइंस के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, हाई चार्ज है, तो कोवेलेंट नेचर फेवर करेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है MgCl2 और NaCl। तो MgCl2 में और NaCl में क्लोरीन तो हो गया कॉमन, मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज है और सोडियम पर 1+ चार्ज है। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। MgCl2 इज़ मोर कोवेलेंट देन NaCl। यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद कर लो कि जो कॉपर क्लोराइड है CuCl इज़ मोर कोवेलेंट देन NaCl ड्यू टू सूडो नोबल गैस कॉन्फिग्यूरेशन। बस इतना याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये भी बोल सकते हैं। जिसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा उसमें आयनिक नेचर कम होगा, दोनों अपोजिट हैं। परसेंटेज की बात करें तो
100 माइनस कोवेलेंट तो आयनिक का परसेंटेज आ जाएगा। तो जिसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आयनिक नेचर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर है, ये कब ज़्यादा होगी? जब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या फिर कोवेलेंट कम है, इसलिए हो गया इन्वर्सली टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बात करें भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमारे पास जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम है और क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान यही है, देखो अगर हाइड्रोजन जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से, यहाँ पर एक्स और वाई जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक्स एंड वाई आर ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। जनरली एक्स और वाई क्या होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जहाँ पर हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है और आसपास कहीं दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर हमारे लिए ट्रिक ही काम में आएगी। अगर NH, OH और FH आपको दिखाई दे जाए किसी मॉलिक्यूल में, तो आप आंखें बंद करके बोल सकते हो कि प्रेजेंट है, देन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे HF है तो HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसका नाम होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होगा? इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर OH का H और NO2 का ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन गया भैया? ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है भाई? तो जब इंटरमॉलिक्यूलर, देखो आप इधर देखो, इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से ना ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उनका ज़्यादा होगा किससे? जिनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और एक बात याद रखो कि जो एक टर्म होती है वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर बनाता है आसानी से, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा वेपर्स बनाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप कहोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वोलेटाइल है क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ये मैंने यहाँ पर ये दे रखा है, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। तो VAC-PR थ्योरी सबसे पहले आती है। इसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ईच अदर क्योंकि लाइक चार्ज है। अब ये जो रिपल्सन है ना वो लोन पेयर का ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कम, और बॉन्ड पेयर का और कम होता है। अब रिपल्सन हो रहा है तो क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाइज सम फिक्स पोजीशन इन स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्सन। तो रिपल्सन कम करने के लिए कुछ फिक्स डायरेक्शन में आ जाएंगे और उससे ही निकल के आएगा क्या? उनका अरेंजमेंट, मतलब शेप। अब दो टर्म ऐसी होती हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई एक शेप होती है और एक होता है ज्योमेट्री। तो शेप में क्या देखना है हमने? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ओनली, मतलब केवल बॉन्ड का अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को जब हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, तो जो निकल के आता है स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं ज्योमेट्री। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर मॉलिक्यूल बिकम्स अनसिमेट्रिकल, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। बॉन्ड एंगल क्यों कम हो जाता है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, इसकी वजह से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है भाई, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसमें याद रखें? VVT से बोलते हैं, VVT। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इसका एग्जाम्पल कंसीडर किया गया था। दो हाइड्रोजन एटम दूर दूर हैं, पास में आएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसलिए धीरे धीरे पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है और एनर्जी कम हो रही है। एक समय आया मिनिमम एनर्जी हो गई। यहाँ पर ये दोनों एटम जो है वो बॉन्डेड स्टेट में आ गए, तो ये एक फिक्स डिस्टेंस पर ही बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। 74 पिकोमीटर हाइड्रोजन में होती है। अब ये यहाँ पर वैल्यू क्यों बढ़ रही है भाई इस तरीके से? आप सोच रहे हो कि सर ये भी बताओ।
तो देखिए अगर एटम को एक डेफिनेट डिस्टेंस से ज़्यादा क्लोज लाने की कोशिश की जाएगी तो उनके न्यूक्लियस रिपेल करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ये ग्राफ था। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एट द स्टेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट बैलेंसेस द नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब दो एटम पास में आएंगे तो उनमें क्या होता है, उनके जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप कब होती है, ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इतना याद रखोगे तो ऑर्बिटल देख के पता चल जाएगा। निगेटिव ओवरलैप या आउट ऑफ फेज ओवरलैप कब है, ऑर्बिटल्स हैव ओरिएंटेशन तो सेम है लेकिन उनके अंदर जो प्लस माइनस का साइन है वो डिफरेंट है। जीरो ओवरलैप तब होती है जब डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल्स पास में आते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो भाई जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और दूसरा डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तो हमने पहले आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो में कि जो एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल, लेकिन पी वाला डम्बेल होता है तो उसमें डायरेक्शन आ गई, एक ही तरफ होता है, एक्स या वाई या जेड एक्सिस के अलोंग। तो जब पी और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे। पी और एस कंपेरेटिवली वीक, एस और वीकर बॉन्ड बनाएगा। जैसे F2 यहाँ पर पी ऑर्बिटल यूज होते हैं, HF में हाइड्रोजन का S आ गया और H2 में दोनों SS आ गए, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, तो एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप, आमने सामने की जब टक्कर होती है, ओवरलैप होती है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तब जाके बनता है सिग्मा बॉन्ड। और ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग, तो उससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ये भी याद रखेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसके ऑर्बिटल पहले मिक्सअप होते हैं, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को फिक्स डायरेक्शन में अरेंज करते हैं जिससे ज्योमेट्री या शेप आती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड शेप, ये ध्यान रखोगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही होगा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम फिक्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्सन। ये BSEPR थ्योरी वाला पॉइंट आ गया। एक टेबल मैंने आपके रेफरेंस के लिए दी है, इस टेबल को ध्यान से देख लेंगे और याद कर लेंगे कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर क्या होता है, भाई 2 होता है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये लीनियर ज्योमेट्री रहती है। 2 का अरेंजमेंट तो लीनियर ही होगा। 3 ऑर्बिटल हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 कैसे अरेंज होंगे, सीलिंग फैन मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। 4 हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। 5 हैं तो sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ज्योमेट्री मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। 6 बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 7 है तो sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं ये भी इस कॉलम में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो सब दे रखे हैं, वो देख लेंगे। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। आप अलग अलग बुक्स में जाओगे, अलग अलग मेथड मिलेंगे, तो आपको मेथड आता है अच्छी बात है, नहीं तो एक मेथड में आपको लेके आया हूँ। रूल्स टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल दिया होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, अगर वो 8 या उससे कम है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 है तो उसे डिवाइड कर दो उस नंबर को 8 से। अगर रिमाइंडर आता है, डिवाइड रिमाइंडर बाई 2 एंड ऐड ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सम ऑफ क्वेश्चंस के बराबर आएंगे। लोन पेयर निकालना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल H का नंबर माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम टू सेंट्रल एटम, इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रखे हैं, ये भी आप यहाँ टेबल से आपको इसी जगह मिल जाएंगे, कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको समझाता हूँ 2 एग्जाम्पल की हेल्प से। हमने PCl5 ले लिया भाई। PCl5 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में 5, क्लोरीन में 7 × 5 कितने हो गए 40। तो ये तो 8 से बड़ा नंबर है, तो 40 को किससे डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। और जब 5 आएगा मतलब sp3d,
और sp3d है तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर आप सोचोगे सर इसमें लोन पेयर बताओ, भाई लोन पेयर है कि नहीं है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 माइनस PCl5 में सेंट्रल एटम क्या होगा भाई, फॉस्फोरस। क्यों, सेंट्रल एटम वो होता है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो 5 माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने एटम जुड़े हुए, 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब PCl5 में कोई लोन पेयर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने आपको समझाने के लिए, SF4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 प्लस फ्लोरीन के 7 × 4 आ गया 34। अब 34 फिर 8 से बड़ा है, इसलिए 34 डिवाइड बाई 8 किया तो 8 4 जा 32। अब रिमाइंडर 2 आया, उस रिमाइंडर 2 को 2 से डिवाइड करा और पहले वाले में जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब लोन पेयर कितना आएगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आगे 5 माइनस SF4 में सल्फर से कितना एटम जुड़ा हुआ है 4, 5 माइनस 4 बराबर 1, तो एक लोन पेयर आ गया। sp3d होने पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सेंटर में सल्फर फ्लोरीन। याद रखो लोन पेयर्स आर ऑलवेज केप्ट एट इक्वेटोरियल पोजीशंस। अब यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। लेकिन अगर शेप की बात करें तो केवल बॉन्ड का अरेंजमेंट देखेंगे, इसे बोलते हैं सीसॉ। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, हमारी जो ऊपर रूल है इसका एक ही एक्सेप्शन मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं, वो है NO2। तो NO2 याद कर लो, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बाकी सब इस रूल से आ जाते हैं। फिर आती है भाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT इसको बोलते हैं। ये कहते हैं भाई हाइब्रिडाइजेशन से ना थोड़ी सिमिलरिटी भी है इसमें। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। वन हैविंग लोअर एनर्जी उसे बोला जाएगा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल BMO। Another having higher energy is called एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब ABMO। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद, जो हमारे रूल होते हैं कौन कौन से, ऑफ बाउ, पाउली एंड हुंड्स रूल, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप। पॉजिटिव ओवरलैप जो होती है उससे बनता है BMO, नेगेटिव ओवरलैप से बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हमने एक टेबल लेके आए हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसके अंदर नोडल प्लेन होते हैं, तो याद रखो सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, 0 1 1 2, यही ट्रिक है। ठीक है, ये आपकी क्या है यहाँ पर ट्रिक है नोडल प्लेन बताने की। डिफरेंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल का एक एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर दो केस हमने ले लिए हैं। इफ़ टोटल इलेक्ट्रॉन आर 14 और लेस, 14 या उससे कम है, मतलब V2 मॉलिक्यूल, C2, N2 और भी आ जाएंगे H2, He2। तो ये ऑर्डर आप देख लेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जहाँ स्टार लगाया इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इतने सारे ऑर्बिटल याद कर लेने। इफ़ टोटल इलेक्ट्रॉन आर 15 और मोर, तो देखो यहाँ ऊपर जो ऑर्बिटल थे ना, बस केवल इनका आपस में एक्सचेंज कर दो पोजीशन। ध्यान से देखो, ये वाला और ये ऊपर से एक्सचेंज करने से आए ना, इनकी पोजीशन बदल दो तो ये वाले ऑर्बिटल आएंगे, एनर्जी ऑर्डर हो गया ये। तो 15 और उससे ज़्यादा और वाले कौन से एग्जाम्पल होंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो भाई इसमें आ जाएगा O2 आ जाएगा और आपका F2 आ जाएगा, एटसेट्रा। एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO। इसमें कुछ फीचर्स जान लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है या नेगेटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है मॉलिक्यूल के लिए, भाई 2 ऐसे मॉलिक्यूल आ जाते हैं ना कई बार जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो क्या करेंगे, कौन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। देन मॉलिक्यूल हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन इन BMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और लेस इलेक्ट्रॉन इन ABMO इज मोर स्टेबल। बॉन्ड एनर्जी भी तो आपको पता ही है, बॉन्ड एनर्जी पहले ही बताई थी कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। इस तरीके से रिलेशन फिर से मैंने एक बार लिख दिया। एक्सेप्शन क्या है ऊपर वाले फॉर्मूले का,
वो ये है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस 3.5 होता है। ये याद कर लेंगे, ये एक्सेप्शन है, बाकी सब चलता है। लास्ट में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जो कि होता तो स्टार्टिंग में पर पढ़ाते लास्ट में, वो है लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो इसके लिए एक रूल है, कौन सा रूल है भाई, उसे बोलते हैं TVSU रूल। ठीक है, मतलब टोटल वैलेंस शेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रूल। तो सबसे पहले कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन बाय एज्यूमिंग ऑक्टेट ऑफ ईच एटम एंड डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करेंगे हर एटम को, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन एज्यूम करेंगे, सबका सम कर देंगे तो आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे निकालते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है टोटल माइनस वैलेंस, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है वैलेंस माइनस शेयर्ड। और क्या रूल है, कहते हैं कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंटर में रखो, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन आर ऑलवेज केप्ट एट टर्मिनल्स। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हें रिप्रेजेंट करो कैसे, एज बॉन्ड्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर की तरह रिप्रेजेंट करो। द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रूल अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम यहाँ पर भी 2 एग्जाम्पल आपके लिए लेके आए हैं। जैसे CO का मॉलिक्यूल है, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, ऑक्टेट एज्यूम करके। तो कार्बन के लिए 8, ऑक्सीजन के लिए 8, मतलब 8 × 2 बराबर 16 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है, तो 10 हो गए। शेयर्ड तो टोटल माइनस वैलेंस, 16 माइनस 10 तो 6 आ गया। अनशेयर्ड क्या होता है, वैलेंस माइनस शेयर्ड, तो 10 माइनस 6 बराबर 4 आ गया। अब 4 अनशेयर्ड हैं और 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसका मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 3 बॉन्ड दिखा दिया। ये 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो उसको ऐसे यूज़ करेंगे सब सुखी हो जाए भाई। तो कार्बन को क्या हो रही है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 बॉन्ड से 6 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। ऑक्सीजन को भी इस तरीके से 2 दे दिए, तो बन गया इसका ये लुईस स्ट्रक्चर। अब आप सोचोगे सर चार्ज आए तो क्या होगा, तो भाई हम चार्ज वाला भी एक एग्जाम्पल लेके आए हैं, कार्बोनेटाइन CO3 2-। टोटल इलेक्ट्रॉन में चार्ज का कोई रोल नहीं है। एटम कितने, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो 4 × 8 बराबर 32। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 प्लस ऑक्सीजन के 6 × 3। अच्छा, जो 2- चार्ज है वो भी तो वैलेंस सेल में ही आएगा, तो वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाएंगे। कितने हो गए, 24। शेयर्ड हो गए 32 - 24 बराबर 8। अनशेयर्ड 24 - 8 बराबर 16। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनेटाइन के अंदर CO3 2- में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन है, तो सेंटर में रख दिया, और 3 ऑक्सीजन इस तरीके से लगा दिए टर्मिनल पे। अब हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे। तो कोई एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16 है, कैसे देंगे, जो डबल बॉन्ड बना रहा है उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, हो गया ना ऑक्टेट पूरा। जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है उसको कितने दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा हो गया। सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ऊपर लिख दिया 2-। तो इस तरीके से ये इसका लुईस स्ट्रक्चर बन जाता है। एक लास्ट में हमारा एक पार्ट है और उसका नाम है भाई फॉर्मल चार्ज। तो जो एटम है ना उसके ऊपर क्या चार्ज होगा ये निकालना होता है। उसका फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिया, फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल ऑक्सीजन इन ओजोन हमें निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर जो पहले भी बनाया था इस रूल से फिर से बन जाएगा। तो सेंट्रल ऑक्सीजन जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन सेंटर में कितना होगा 6 माइनस इस पे 2 हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, माइनस 1/2 क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीजन है ना 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 6, 1/2 × 6, तो आ गया प्लस का 1। तो इस तरीके से हमने आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है वो उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया। अगर आप अच्छे से इसको समझ गए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।